भारत की पवित्र भूमि ना जाने कितने ही वीरों की जन्मभूमि रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज एक ऐसे योद्धा की जिसने भारत के इतिहास में अपने शौर्य से अपनी जगह बनाई है। हम बात करते हैं 12वीं शताब्दी के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसको राजपूत दरबारों द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षित दिया गया था, पृथ्वीराज को एक महान नायक के रूप में चित्रित करता है। पृथ्वीराज के वंश को बाद के काल में राजपूत वंशों में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि उनके समय में राजपूत पहचान मौजूद नहीं थी। पृथ्वीराज का जन्म चाहमान राजा सोमेश्वर और रानी कपूरा देवी, जो कि एक कलचरी राजकुमारी थी, उनसे हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर का पालन पोषण उनके मामा के रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में किया था। ऐतिहासिक तथ्य पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म ज्येष्ठ माह के 92वें दिन हुआ था। पाठ में उनके जन्म के वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके जन्म के समय कुछ ज्योतिष ग्रह स्थितियों को शुभ बताते हुए प्रदान किया गया है। इन स्थितियों के आधार पर और कुछ अन्य ग्रह स्थितियों को मान्य रखते हुए दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज के जन्म का वर्ष 1166 यानी ईयर 1166 ईस्वी के रूप में गणना की है। पृथ्वीराज की मध्य युगीन जीवनियों से पता चलता है कि उनकी शिक्षा अच्छी थी। पृथ्वीराज विजय में कहा गया है कि उन्हें 6 भाषाओं में महारत हासिल थी। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि उन्होंने 14 भाषाएं सीखी, जो अतिशयोक्ति प्रतीत होती हैं। रासो यह दावा करता है कि वह इतिहास, गणित, चिकित्सा, सैन्य, चित्रकला, दर्शन और धर्मशास्त्र साहित्य कई विषयों में पारंगत हो गए थे। दोनों ग्रंथों में कहा गया है कि वह धनुर्विद्या में विशेष रूप से कुशल थे। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल सन 1177 से लेकर 1192 रहा। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से लोकप्रिय थे। पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश के राजा थे, जिन्होंने सपानज के क्षेत्र पर शासन किया था, जिसकी राजधानी अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की मृत्यु सन 1177 में हुई थी। उस समय पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के थे। सोमेश्वर के शासनकाल का अंतिम शिलालेख और पृथ्वीराज के शासनकाल का पहला शिलालेख दोनों इसी वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, अपनी मां के साथ संरक्षित हो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। दिल्ली में खंडर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। हमीर काव्या का दावा है कि सोमेश्वर ने स्वयं पृथ्वीराज को सिंहासन पर बैठाया और फिर जंगल में चले गए। हालांकि ये संदिग्ध है। जब तक पृथ्वीराज नाबालिग थे, तब तक उनकी माता ने ही सलाहकारों की सहायता से राज्य का शासन और प्रबंध चलाया था। इस अवधि के दौरान कंद बासा ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। लोक कथाओं में उन्हें कोमाश या केम बासा के नाम से भी जाना जाता है, जो उन्हें एक सक्षम प्रशासक और युवा राज्य के प्रति समर्पित सैनिक के रूप में वर्णित करते हैं। पृथ्वीराज विजय का ये कहना है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सभी सैन्य जीतों के लिए कंद बावासा जिम्मेदार थे। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार प्रताप सिम्हा नाम के एक व्यक्ति ने मंत्री के खिलाफ साजिश रची और पृथ्वीराज चौहान को यह विश्वास दिलाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त किया कि मंत्री उनके राज्य पर बार बार होने वाले मुस्लिम आक्रमणों के लिए जिम्मेदार थे। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान को बाद में मंत्री को फांसी देनी पड़ी। एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री जिसका उल्लेख पृथ्वीराज विजय में किया गया है, वह भुवने कमला है, जो पृथ्वीराज की मां के चाचा थे। कविता के अनुसार वह एक बहुत ही योग्य सेनापति था, जिसने पृथ्वीराज चौहान की सेवा की थी। प्राचीन पाठ में यह भी कहा गया है
कि भुवने कमल एक बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के उन संघर्षों की, उन लड़ाइयों की जिनसे इतिहास प्रभावित हुआ और हम उनको आज भी उसके लिए याद रखते हैं, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने अपने पूरे प्रशासन को संभाल लेने के बाद 1180 के बाद हिंदू शासकों द्वारा चुनौतियों का सामना किया। इन शासकों ने चहमान वंश पर कब्जा करने की बड़ी कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान की पहली सैन्य उपलब्धि उनके चचेरे भाई नागार्जुन को हराकर मिली। नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान के चाचा व्यग्रराज चतुर्थ के पुत्र थे, जिन्होंने सिंहासन पर उनके राज अभिषेक के खिलाफ विद्रोह किया था। पृथ्वीराज चौहान ने गोरखपुर पर पुनः कब्जा करके अपनी सैन्य श्रेष्ठता दिखाई, जिस पर नागार्जुन ने कब्जा कर लिया था। यह पृथ्वीराज की प्रारंभिक सैन्य उपलब्धियों में से एक थी। अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान की दूसरी प्रारंभिक उपलब्धि उनका बादानकों के साथ संघर्ष था। अपने चचेरे भाई को पूरी तरह से हराने के बाद पृथ्वीराज आगे बढ़े और 1182 में पड़ोसी राज्य बादान को कब्जा कर लिया। बादानक एक अज्ञात राजवंश था, जिसने बयाना के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित किया था। बादानक हमेशा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए चहमान वंश के लिए खतरा थे, जो चहमान वंश के अधीन था। भविष्य में खतरा बढ़ता देख पृथ्वीराज चौहान ने भातकों को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला किया था। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का चंदेलों से संघर्ष की, जो सन 1182 और 83 के बीच में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के मदनपुर शिलालेखों में दावा किया गया था कि उन्होंने जेजाक भुक्ति को हराया था, जिस पर चंदेल राजा परमाड़ी का शासन था। पृथ्वीराज द्वारा चंडाल राजा को पराजित करने के बाद इसके कारण कई शासकों ने उसके साथ घृणा का रिश्ता बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप चंदेलों और पहाड़ वालों के बीच एक गठबंधन बन गया। चंदेलों और गहाड़ वालों की संयुक्त सेना ने पृथ्वीराज के शिविर पर हमला किया था, लेकिन जल्द ही हार गए। गठबंधन टूट गया और युद्ध के कुछ दिनों बाद दोनों राजाओं को फांसी दे दी गई। खरतारा कच्छ पट्टावली में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1187 यानी 1187 में पृथ्वीराज चौहान और भीमद्वीप और भीम द्वितीय, जो गुजरात के राजा थे, के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों राज्यों ने अतीत में एक दूसरे के साथ जो युद्ध किया था उसे समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का पहाड़ वालों से संघर्ष की। पृथ्वीराज विजय की किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का गढ़वाल साम्राज्य से सबसे शक्तिशाली राजा जयचंद के साथ भी संघर्ष हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता को लेकर भाग गए थे, जिसके कारण दोनों राजाओं के बीच एक दुश्मनी पैदा हो गई थी। इस घटना का उल्लेख पृथ्वीराज विजया, आईने अकबरी और सूरजनाचरिती जैसे लोकप्रिय किंवदंतियों में दिया गया है, लेकिन कई इतिहासकारों का ये मानना है कि ये किंवदंतियां झूठ भी हो सकती हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी और वह अपने समय के बहुत प्रसिद्ध शासक थे, लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी भी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम राजवंशों ने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाकों पर कई हमले किए थे, जिसके कारण वह उस हिस्से के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहे। ऐसा ही एक राजवंश गौरी राजवंश था, जिसके शासक मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब्जा करने के लिए सिंधु नदी पार की थी, जो चहमान साम्राज्य का एक प्रारंभिक हिस्सा था। मोहम्मद गौरी ने पश्चिम क्षेत्रों को नियंत्रित किया, जो पृथ्वीराज के राज्य का हिस्सा थे। मोहम्मद गौरी अब अपने राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करना चाहता था, जिस पर पृथ्वीराज चौहान का नियंत्रण था।
इसके चलते दोनों के बीच कई बार लड़ाइयां हुई। कहा जाता है कि इन दोनों अर्थात पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी ने कई लड़ाइयां लड़ी, मगर ऐतिहासिक तथ्यों में केवल 2 ही युद्धों का जिक्र मिलता है जिन्हें तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, यह लड़ाई तराइन की पहली लड़ाई वर्ष 1190 ईसी में शुरू हुई थी। इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही मोहम्मद गौरी ने तबर हिंदा पर कब्जा कर लिया था, जो चहमान का एक हिस्सा था। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जिया-उद-दीन तुर्क के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने दिल्ली के गोविंद राज सहित अपने सामंतों के साथ तबर हिंदा की ओर प्रस्थान किया। फलस्वरूप कुछ समय बाद दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं और कई लोग हताहत हुए। पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी घायल हो गया, लेकिन वह किसी तरह बच गया। लोग ऐसा भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उनको प्राण दान दिया और जानबूझकर जाने दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तराइन की पहली युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इस प्रकार के बहुत ही कमजोर शत्रु के साथ युद्ध कर पृथ्वीराज चौहान ने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा उनको मोहम्मद गौरी से युद्ध करना पड़ेगा। हार के बाद मोहम्मद गौरी ने गजनी लौटने का फैसला किया और अपनी हार का बदला लेने की तैयारी की। तबकात नसीरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान, तजाकी और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठी की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजय राजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज्य की ओर प्रस्थान किया। पृथ्वीराज चौहान की पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ अपने युद्धों के परिणाम स्वरूप कोई सहयोग नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने गौरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद ने अपने गजनी स्थित भाई गियास-उद-दीन से राय मशवरा लेने के लिए समय लिया। फिर उन्होंने अपने बल का नेतृत्व किया और चौहान पर रात के समय हमला किया। पृथ्वीराज के पास अधिक हिंदू सहयोगी सेना नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी कमजोर होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। मगर ये एक धोखे से किया गया आक्रमण था और संख्या में अधिक होने के कारण पृथ्वीराज चौहान की सेना उस युद्ध में हार गई। मोहम्मद गौरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कब्जा कर लिया, कई और लोगों को गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया और मोहम्मद गौरी ने चौहान पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की। चलिए बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासों का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। ये सुनकर कवि चंद बरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। उसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मार डाला ताकि दुश्मन को उनको मारने का मौका ना मिले। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने 1 दशक से अधिक समय तक शासन करना जारी रखा था। लोगों का ऐसा भी सोचना है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया। 1182 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंद राज को हटा दिया और अपने पैतृक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया। गोविंद राज रणस्तंभपुर चले गए, जहां उसने शासकों की एक नई चौहान शाखा स्थापित की। बाद में हरिराज को गौरियों के जनरल कुतुब-उद-दीन ऐबक ने हराया था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई थी।
दोस्तों ये थी कुछ बातें पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में भी बहुत सी जानकारी मिली होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर यानी ज्ञान सागर चैनल पर आपको ऐतिहासिक योद्धाओं के बारे में और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या जानना चाहते हैं ये भी बताएं, जिससे हम आपके लिए और जानकारी ला सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भविष्य में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।